हे 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 व्हाट्सअप ड्यूड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दिन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा एनिमे लेके आए हैं जो कि काफी यूनिक है, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4। प्रत्येक 1000 वर्षों में देवताओं की एक काउंसिल अपना झुंड इसलिए इकट्ठा करती है ताकि वो लोग मिलकर ये फैसला कर सके कि मनुष्यों का भविष्य क्या होगा। तभी पिलपिलावा गॉड ज्यूस बोलता है कि क्या हमें मानवता को 1000 साल और देना चाहिए या फिर उनकी इन हरकतों को अभी समाप्त कर दिया जाए। सभी लोग फैसला करते हैं कि मानवता को ठेल दिया जाए। इस दुनिया के देवता एक नंबर के कमीने हैं। यही रीजन है कि उनकी पूजा करना भी एक तरह से नाइंसाफी है। फैसला निर्धारित होने से पहले ही पहली सिस्टर वेलकेरी ब्रूनहिल्डे कहती है, क्यों ना हम लोग मानवता को एक चांस दें। वो देवताओं के सामने एक रेग्नारोक का प्रस्ताव रखती है। ब्रूनहिल्डे के हिसाब से मानव इतिहास के 13 सर्वश्रेष्ठ योद्धा और गैलेक्सी के 13 सबसे ताकतवर देवता एक दूसरे से लड़ेंगे। जो पक्ष साथ में जीतेगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। देवताओं से उचित जवाब न मिलने पे ब्रूनहिल्डे बोलती है, क्या तुम सभी देवताओं की फट गई? सभी देवता उसको बेवकूफ समझकर हंसने लगते हैं, लेकिन उनको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि एक कुछ इंसान उन लोगों से पंगा लेंगे। दिखावे के चक्कर में सभी देवता उस वल्कैरी की बात मान लेते हैं। इसके बाद ही ऑफिशियली रेग्नारॉक चालू हो जाता है। वैलहल्ला एरिना में सबसे पहली फाइट चालू होती है थॉर और चाइना के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर लुबू के बीच में। लुबू अपने पहले अटैक से इस गॉड को ये दिखा देता है कि वो क्या करने के काबिल है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? थॉर की इससे बहुत ज्यादा जल जाती है, इसलिए वो अपने म्योनिर को पावर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फ्रस्ट जायंट असगार्ड पर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। तभी थॉर वहाँ पे आता है और वो अपने म्योनिर को पावर अप करता है और वहाँ के 66 जायंट्स को अपने सिंगल हाथों से मार देता है। वहाँ के सर्वाइवर्स की डर के मारे फटी पड़ी हुई होती है। वहीं दूसरी ओर थॉर को ये चीजें बोरिंग लगती हैं। Pretty boring, actually. तभी हम देखते हैं कि एरिना में चारों ओर लाइटनिंग फैली हुई होती है। थॉर लुबू पर अटैक कर देता है और ये शॉकवेव बहुत ही ज्यादा विशालकाय होती है। सभी लोग यही सोचते हैं कि अब लुबू का बचना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि थॉर जख्मी हो जाता है और लुबू कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वाह तुम फाइट में बुरे नहीं हो थॉर। वो एक दूसरे को अपना ग्रेट राइवल मानते हैं। लुबू की बैक स्टोरी में हम देखते हैं कि लुबू सबसे महान बनना चाहता था। अपने मार्ग में आने वाले सभी कठिनाइयों को लुबू ने बहुत बुरी तरीके से ठेल दिया। जल्द ही लुबू का नाम मिडिल किंगडम में चारों ओर फैल गया, जिससे उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए और उसकी बहुत बड़ी सेना बन गई। धरती पे कोई उसके जैसा सुरमा नहीं था। एक बार जब लुबू को पकड़ लिया गया और उसको फांसी देने के लिए ले जाया गया तो उसने बोला कि मैं पहले ही मर रहा हूँ बोर्डम के कारण। एरिना में लुबू बोलता है कि उसको बहुत समय बाद एक वर्दी अपोनेंट मिला जिससे वो अपने दिलो जान से लड़ सकता है। पिलपिलावा जो समझ नहीं पाता है कि गॉड के विपन को एक मानव का तुच्छ हथियार कैसे फेस कर सकता है। तभी ब्रूनहिल्डे स्मर्क करती है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मैं अपनी 13 बहनों के साथ मिलकर रेंगरो के लिए एक प्लान बनाती हूँ। वो बताती है कि मनुष्यों का तुच्छ हथियार डिवाइन वेपन्स के सामने बेकार है। देवताओं के खिलाफ हमें लड़ने के लिए हमें भी डिवाइन वेपन्स का यूज करना होगा। तभी चौथी सिस्टर वेलकेरी रेंडग्रिज बोलती है, बड़ी बहन मैं अपने शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद रेंडग्रिज लुबू के स्काई पियर्सर का रूप ले लेती है। दोस्तों इस एबिलिटी को वॉल्यूड बोला जाता है। रेंडग्रिज की एक स्पेशल एट्रीब्यूट होती है जिसको शील्ड ब्रेकर बोला जाता है। लुबू अपने स्काई पियर्सर की मदद से थॉर के हाथ की कच्ची को फाड़ देता है। थॉर की हवा टाइट होते हुए देखकर सारी ह्यूमैनिटी में खुशी की लहर दौड़ आती है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि म्योनिर धरती पे गिर जाता है और वह मेग्मा की तरह पिघलने लगता है। तभी सभी लोगों को झटका लगता है और सभी लोग देखते हैं कि म्योनिर जिंदा हो चुका है। थॉर की हाथ का कच्चा उसको म्योनिर से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि म्योनिर को थॉर की पावर से बचाने के लिए था। ये चैंपियन की लिस्ट तो काफी इम्प्रेसिव है। वैसे ही रेंगरो के एंड में इन इंसानी चैंपियन को गॉड किलर के नाम से पुकारा जाएगा। सभी लोग यही सोचते हैं कि अब थॉर आगे क्या करेगा।
तभी थोर अपने हैमर को लुबू की ओर फेंकता है। ऐसा माना गया है कि थोर का हैमर कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता। लुबू थोर के अटैक को आसानी से इवेड कर जाता है और अपनी गांड का दम लगा के थोर की ओर दौड़ता है। तभी थोर का हथौड़ा लुबू के पीछे आ जाता है। लुबू पियर्सर का यूज करता है और वो हैमर से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोर अपने अवेकन हैमर को चक्कर घिन्नी की तरह यूज करता है और दोबारा लुबू पर अटैक कर देता है। ये अटैक पूरे एरिना में भूकंप ला देता है। लेकिन दोस्तों, अपना लुबू इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। बहुत अधिक प्रेशर पड़ने के कारण लुबू के दोनों पैर टूट जाते हैं। लुबू अपने घोड़े का सहारा लेता है क्योंकि वो अपने पैरों पे अब खड़ा नहीं हो सकता। थोर को बड़ा मजा आती है। लुबू अपने घोड़े पे हिनहिनाते हुए फुल पावर से पियर्सर के इंड को पकड़ता है और आगे बढ़ता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लुबू अपने फरसे का यूज करके किसी चीज की हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। कड़ी तपस्या के बाद लुबू अपने फरसे से एक दिन आकाश को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। वो इसको स्काई ईटर का नाम देता है। एरिना में दोनों योद्धा अपने फुल पावर का यूज करके एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक न्यूक्लियर वेपन जैसा धमाका होता है। लुबू का पियर्सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लुबू बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। दोस्तों, लुबू अपने दूसरे हाथ को भी अपने दांतों से उखाड़ देता है। लुबू आकाश की ओर देखता है और वो काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अपने अंतिम लड़ाई के लिए थोर की ओर बढ़ता है। तभी थोर बेचारे लुबू के सर को अपने हथौड़े से मार के उड़ा देता है। लुबू और रेंडग्रिज दोनों मारे जाते हैं। लुबू का घोड़ा बहुत ही जोर से रोने लगता है। यहाँ पे थोर सीधे जीत जाता है। पहला मैच देवताओं के हक में चला जाता है। ब्रूनहिल्डे अपने दूसरे योद्धा को चुनने के लिए गैलरी में जाती है। गैर पूछती कि मेरी बहन और लुबू का क्या होगा। ब्रूनहिल्डे बोलती कि उन दोनों का अब कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों अब कॉस्मिक डस्ट बन चुके हैं। गैर बोलती कि तुम इतनी शांत कैसे हो सकती हो सिस्टर, हम लोग अब उसे कभी नहीं देख पाएंगे। ब्रूनहिल्डे काफी पीड़ा में होती है और वो बोलती है हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हमें उन कमीने देवताओं को हराना ही होगा। गैर बोलती कि क्या हमें इतना आगे जाना जरूरी है कि हमारी बहनों की भी मौत हो। ब्रूनहिल्डे बोलती है सभी मानवता इसी लड़ाई पर निर्भर करेगी। दूसरी फाइट नंगी एडम और पिलपिलावा ज्यूस के बीच में होनी थी। 7 सिस्टर वैल्केरी रेगनली ब्रेस नकल के रूप में एडम का वेपन बनती है। तभी ज्यूस अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और सांड के रूप में एडम पर अटैक कर देता है। ज्यूस 0.01 सेकेंड में मूव करता है, लेकिन फिर भी एडम उसके अटैक्स को इवेड कर जाता है। ज्यूस अपने मेटियोर जैब्स का यूज करता है, फिर भी एडम उसके सारे अटैक्स को इवेड कर जाता है। ज्यूस अपने डिवाइन एक्स का भी यूज करता है, लेकिन एडम उसे भी आसानी से इवेड कर जाता है। एडम ज्यूस के सारे अटैक्स को कॉपी कर लेता है और उसके बाद एडम अपने सारे कॉपी किए हुए अटैक्स को ज्यूस पर यूज करता है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। चूंकि एडम को गॉड्स के इमेज के रूप में बनाया गया था, इसलिए एडम अपने डिवाइन रेप्लिकेशन की मदद से गॉड्स के सभी अटैक्स को कॉपी कर सकता है। ज्यूस तभी अपना नंगा नाच दिखाने लगता है और एडम पर अटैक कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही एडम उसके अटैक्स को कॉपी करता है और उसको मार के दूर फेंक देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पिलपिलावा ज्यूस जब जवान होता है तो वो अपने फादर क्रोनोस को एक टाइम ट्रांसेंडिंग स्विच की मदद से मार देता है। ऐसा ज्यूस वही अटैक वर्तमान में एडम पर यूज करता है, लेकिन एडम उसके अटैक को कॉपी करके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे ज्यूस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रूनहिल्डे गैर को बताती है कि एडम देवताओं से सबसे ज्यादा नफरत करता है। फ्लैशबैक में हम एडन गार्डन में देखते हैं एडम की पत्नी ईव पर कोर्ट में सरपेंट द्वारा नॉलेज ट्री का एप्पल खाने का झूठा आरोप लगाया जाता है। फल पे जो दांतों का निशान होता है वो भी सरपेंट ने बनाया होता है। कोर्ट ईव को 99.9% का दोषी मानती है और उसको पैराडाइज से बाहर निकालने का आदेश देती है। तभी एडम वहाँ के गार्ड को मारते हुए वहाँ पे अंदर आता है और वो अपने साथ बहुत ज्यादा फल भी लेके आता है। वो उन फलों को आधा खाकर पूरे फर्श पर छींट देता है और एडम ईव को बोलता है कि अगर तुम पैराडाइज छोड़ के जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सरपेंट एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम सरपेंट को मार देता है और वो दोनों धरती पर अपना एक नया पैराडाइज बनाने के लिए निकल जाते हैं। एरिना में ईव और उसके बच्चे एडम को चीयर्स करते हैं,
जैसे ही विनर अनाउंस होने वाला होता है, ज्यूस खड़ा होता है और वो अपने गर्दन को सीधा कर लेता है। ज्यूस एडम से पूछता है कि आखिर तुम एरिना में क्यों आए। एडम बोलता है, क्या किसी फादर को कोई रीजन देने की जरूरत है अपने बच्चों को बचाने के लिए। जैसे ही इंसान एडम की ये बात सुनते हैं, वो लोग एकजुट हो जाते हैं और एडम की सराहना करने लगते हैं। तभी ज्यूस अपनी बॉडी को कंप्रेस करके पिलपिलावा बन जाता है और उसकी बॉडी एक डायमंड का रूप ले लेती है। एडम फिर भी ज्यूस के अटैक को कॉपी कर लेता है और उसको मारता है। इसके बाद बाप बेटे में भयंकर युद्ध होने लगता है। तभी ब्रूनहिल्डे रियलाइज करती है कि एडम ने अपनी आंखों का बहुत ज्यादा यूज कर लिया, जिसके कारण उसकी नाक से खून निकल जाता है। लोकी तभी बताता है कि इन दोनों में से वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा देर तक इंड्योर कर पाएगा। दोस्तों, इस फाइट में इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। एडम और ज्यूस की लड़ाई में एडम एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद ज्यूस का खून एडम की आंखों में गिर जाता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। इसी चीज का फायदा उठाकर ज्यूस उसको जोरदार पंच मार देता है। एडम की आंखें बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती हैं, इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि तुम गिव अप कर दो, लेकिन नंगा एडम किसी की भी बात सुनने को नहीं तैयार है। तभी झुंड में एडम को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी भैंसा ज्यूस अपना फुल पावर यूज करता है और वो एडम पर स्ट्राइक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एडम ज्यूस के चोटी को पकड़ लेता है और वो हंसते हुए बोलता है, बाबूजी अब तो आपका खेल खत्म हो गया। जिसके बाद वो एक आखिरी बार एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसके बाद भैंसा ज्यूस एडम के कदमों में गिर जाता है और एडम अभी भी विनिंग पोजीशन में खड़ा होता है। सभी लोग एडम की जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। एडम खड़े खड़े ही मर गया होता है। ज्यूस बोलता है कि मेरे गिरने से पहले ही वो मर चुका था, इसीलिए ज्यूस को विनर घोषित किया जाता है। ज्यूस बोलता है कि अगर सहने की बात होती तो मेरा बेटा ही जीतता। एडम और रेगिन ग्लिफ कॉस्मिक डस्ट बन जाते हैं। गैर अपनी दूसरी वेलकेरी सिस्टर रिस्ट से पूछती है, नकल डस्टर डैमेज न होने के बावजूद भी हमारी बहन कॉस्मिक डस्ट क्यों बन गई। इस पर रिस्ट बोलती है कि जब भी कोई वेलकेरी वॉल्यूंड बनती है तो उन दोनों का फेट सेम हो जाता है। इसके बाद वो गेर को अपने गले लगाती है और वो बोलती है कि वो देवताओं को कभी माफ नहीं करेगी और उन लोग को उनकी औकात दिखाएगी। एंगर और दुख दो टाइप की पर्सनालिटी रिस्ट के अंदर है। तीसरी लड़ाई ससाकी कोजुरो और पोसाइडन के बीच होती है। पहले वो एक दूसरे को घूर ही रहे होते, तभी कोजुरो पोसाइडन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मारा जाता है। अपना यह भविष्य देखकर कोजुरो के पसीने छूटने लगते हैं। जब से ही तीसरा राउंड चालू हुआ है, कोजुरो अपने माइंड में ही पोसाइडन से 18 बार हार चुका है। इसी पर ब्रूनहिल्डे एक राज की बात बताती है कि 13 सिस्टर वल्केरी की तरह ही 13 ओलिम्पस ऑफ गॉड भी थे। पोसाइडन ने अपने बड़े भाई एडामस को मार दिया। फ्लैशबैक में एडामस इस चीज पे काफी गुस्सा होता है कि बड़ा भाई होने के बावजूद भी ज्यूस को ग्रेटेस्ट देवता होने का टाइटल मिल रहा था। वो ज्यूस के खिलाफ बगावत छेड़ देता है। वो पोसाइडन को भी अपने बगावत में शामिल करने की कोशिश करता है। एडामस सबसे बड़ा भाई होने के कारण वो ज्यूस की सेवा नहीं करना चाहता, जिस पर पोसाइडन एडामस को कुत्तों की तरह जलील कर देता है और उन दोनों के बीच की तू-तू मैं बहुत आगे बढ़ जाती है। पोसाइडन बोलता है कि देवता कभी भी टीम अप नहीं करते हैं और ना ही उन लोगों को दूसरे पे आश्रित होने की जरूरत होती है। इसके बाद ही पोसाइडन सीटी बजाने लगता है, जिसपे एडामस को काफी गुस्सा आ जाती है। जब से ही पोसाइडन पैदा हुआ था, उसने कभी भी एडामस की आंखों में नहीं देखा। एडामस पोसाइडन पर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरी आंखों में देख। वो जैसे ही एडामस की आंखों में देखता है, वो मर चुका होता है। जाते जाते पोसाइडन हर्मीस को बोलता है कि हम लोग के बीच में एक इम्पोस्टर था और आज के बाद से उसका नाम ओलिम्पस के इतिहास से मिटा देना होगा। एरिना में कोजुरो पोसाइडन को देखकर डर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। वो जापानी इतिहास का सबसे बड़ा लूजर था। बचपन में वो जब एक डोजो में ट्रेनिंग ले रहा था तो कागेकात्सु के साथ लड़ते वक्त वो जल्दी हार मान लेता है, जिस पर कागेकात्सु बहुत गुस्सा होता है। साले तू किस काम का है? कागामासा बोलता है उसे छोड़ दो, जाने दो, बच्चा है अभी। डोजो मास्टर सेगन पूछते हैं कोजुरो तुम इतना जल्दी गिव अप क्यों कर देते हो?
इस पर कोजरो बोलता है कि मैं कागेकात्सु को कभी नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद वो जंगल में जंगली ट्रेनिंग लेने लगता है। 6 महीने बाद वापस कोजरो उस डोजो में वापस आ जाता है, जिस पर कागेकात्सु उसको वापस फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही कागेकात्सु गुस्से से उस पर अटैक करता है, कोजरो उसको फाड़ देता है। कागेकात्सु की सारी हवा टाइट हो जाती है और वो उसके सामने सरेंडर कर देता है। कोजरो सेगन से एक लेसन सीखना चाहता है और वो सेगन से हार जाता है। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद कोजरो अपने मास्टर सेगन को उस रूम को दिखाता है जहाँ पे वो अपनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। सेगन अंधा होने के बावजूद भी समझ गए कि कोजरो ने सबको सरपास कर दिया। यहाँ तक कि कोजरो ने सेगन को भी सरपास कर दिया था। इसके बाद कोजरो एक न्यू जर्नी पर निकल गया। कोजरो हजारों स्वॉर्ड्समैन से लड़ता गया, लेकिन वो किसी से भी नहीं जीता और इस तरह कोजरो और भी स्ट्रॉन्गर बनते गया। इस प्रकार इतिहास के सबसे बड़े लूजर का जन्म हुआ। एरिना में कोजरो पोसाइडन को बोलता है कि वो उसे कुछ सिखाए, जिसके बाद वो पोसाइडन पर तेजी से अटैक कर देता है। जैसे ही पोसाइडन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, कोजरो सुबह में गायसी का यूज करता है और पोसाइडन को काउंटर कर देता है। पहली बार पोसाइडन किसी की आंखों में दोबारा देखता है। सन की हिरिस्ट कोजरो का वॉल्यूड होती है। पोसाइडन अपनी एडवांस टेक्निक एपिथ राइड यूज करता है, लेकिन कोजरो उसके सारे अटैक्स को इवेड कर जाता है। दोस्तों, कोजरो के पास एक ऐसी ताकत है कि वो अपने अपोनेंट की इमेज अपने माइंड में रीजनरेट कर सकता है और उसकी सारी हरकतों को अपने माइंड में देख सकता है। इस एबिलिटी को सेंजू मूजो बोला जाता है। कोजरो की ये एबिलिटी देखकर पब्लिक पगला जाती है। पोसाइडन अब सीटी बजाने लगता है, जिसके बाद वो कोजरो के साइड में स्टैब कर देता है। क्या बेटे, क्या हो गया? तुम इसे क्यों नहीं इवेट कर पा रहे हो? गांडू कहीं के। भीड़ में बैठे सभी देवता खुशी के मारे नाचने लगते हैं। पोसाइडन उन देवताओं को घूरते हुए बोलता है, अबे चुप हो जाओ चूतियों। एक देवता को कभी भी दूसरे देवता की जरूरत नहीं होती है और ना ही मुझे कोई टीम अप करने की जरूरत है। इस पर कोजरो बोलता है कि अकेला रहना कितना दुख की बात है, मुझे काफी अफसोस हुआ। अपनी घनघोर बेइज्जती होता देखकर पोसाइडन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कोजरो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। कोजरो उसको मारने की कोशिश करता है, तभी पोसाइडन उसके पीछे आ जाता है। लगता है पोसाइडन अब सनक गया है, वो अब कोजरो को कोई भी मौका नहीं देने वाला। जिसके बाद कोजरो गेन्यू स्टाइल टाइगर क्ला का यूज करता है और पोसाइडन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पोसाइडन उसकी तलवार तोड़ देता है। कोजरो की तलवार फ्लैशबैक में एक बार पहले भी टूट चुकी थी। ऐसा तब हुआ जब वो गेन्यू आइसलैंड पर मुसाशी से लड़ रहा था। कोजरो को ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पे गिव अप करेगा तो उसको अपने जीवन भर इस चीज का पछतावा होगा और वो शान से मरने का फैसला लेता है। एरिना में कोजरो जब अपने टूटी हुई तलवार को देखता है तो वो पोसाइडन से एक सवाल पूछता है कि जिसने भी तुम्हें मजबूत होने के लिए प्रेरित किया, क्या तुमने कभी भी उनको धन्यवाद किया? मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ऐसा किया होगा। वो बोलता है कि तलवारें उन लोगों का इतिहास अपने साथ रखती हैं जिनका भी दिल से उसने सामना किया। तभी कोजरो की तलवार ग्लो होने लगती है और वो 2 तलवारों में बदल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि हिरिस्ट की पावर की वजह से उसकी 2 तलवारें हुई हैं, जो कि हिरिस्ट के एंगर और दुख को दिखाती है। कोजरो बोलता है, हे समुद्र के देवता, क्या तुम दिल से मुझसे लड़ना चाहते हो? जिसके बाद उन दोनों में भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। मुसाशी की लड़की को कोजरो में अपने फादर की झलक दिखाई देती है। तब मुसाशी अपने लड़के को बताता है कि जिससे भी कोजरो ने फाइट किया और उनसे हारा, कोजरो ने अपने दिमाग में अपने 1000 इमेज डिफेंस से स्वॉर्ड्समैन के मूव को कॉपी किया और अपने दिमाग में ट्रेनिंग करता रहा और उन लोगों को मास्टर कर गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोसाइडन हर जगह जख्मी हो जाता है। जो इमेंटी कोजरो को गाली दे रही थी अब उसका सपोर्ट करने लगी। तभी पोसाइडन अपने खून से अपने बाल को सहलाता है और वो कोजरो को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा इमेज कॉपी कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। जिसके बाद पोसाइडन अपनी 40 डे फ्लड टेक्निक यूज करता है और वो कोजरो पर घमासान अटैक कर देता है, जिससे कोजरो को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता है। कोजरो को ऐसा महसूस होता है कि वो पोसाइडन के एबिस में फंस चुका है और वो उसके गहराई में और फंसता जा रहा है। कोजरो ने अपने जीवन में जिन भी स्वॉर्ड्समैन का सामना किया था, वो सभी स्वॉर्ड्समैन कोजरो के नाम को पुकारने लगते हैं। पोसाइडन कोजरो को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। कोजरो पोसाइडन से बोलता है कि मैं जीवन में कभी भी किसी से नहीं जीता
लेकिन मेरी आत्मशक्ति बोलती कि आज मैं तुमसे जीतना चाहता हूँ। वो अपने दिमाग के पावर से पूरे क्रिएशन को एक ही बार में स्कैन कर लेता है, जिसके बाद कोजिरो आसानी से पोसाइडन के अटैक्स को इवेड करने लगता है। मुसाशी चिल्लाता है, मेरे भाई आज तुम्हें दिखाना होगा कि एक योद्धा क्या होता है। इसके बाद कोजिरो पोसाइडन के हाथ को ट्राइडेंट के साथ ही काट देता है। पोसाइडन अपने दूसरे हाथ से ट्राइडेंट को पकड़कर कोजिरो पर अटैक करता है, लेकिन कोजिरो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है। जिसके बाद भी पोसाइडन हार नहीं मानता है और वो अपने मुंह से ट्राइडेंट को पकड़कर कोजिरो पर अटैक करता है, लेकिन कोजिरो उसके चेस्ट को 2 भागों में काट देता है और उसका टोर्सो 4 भागों में कटकर जमीन पर गिर जाता है। ब्रूनहिल्डे, गेर और वहाँ के सभी इंसान काफी खुश होते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। मानव इतिहास का सबसे बड़ा लूजर आज पहली बार एक मैच जीत जाता है और मनुष्यों की एक उम्मीद जाग जाती है कि वो लोग देवताओं को हरा सकते हैं। सभी देवता तिलमिला उठते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक तुच्छ इंसान भगवानों के भगवान पोसाइडन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी देवता ज्यूस को बताते हैं कि उसका बड़ा भाई पोसाइडन मारा गया, जिस पर ज्यूस एडमिट करता है कि सभी इंसान इतने कमजोर नहीं है जितना हम लोगों ने उन्हें सोचा था। ज्यूस बोलता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो कमीनी वल्किरी हम सभी देवताओं को मारना चाहती है और हम सभी देवताओं का तख्ता पलट करना चाहती है। पोस्ट क्रेडिट की सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमीगॉड हरकुलिस और मानव संसार के सबसे सनकी क्रिमिनल जैक द रिपर के बीच में रैग्नारॉक का चौथा मुकाबला चालू होगा और ये खूबसूरत सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है।